करें, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा? वो ग्राउंड लेवल से बनेगा और ऊपर बनेगा। कहां पे? जैसे हमने एक टावर ले लिया, टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक पर्सन खड़ा है। मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है? ये इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ। एंगल का ये नेम लिखा हुआ है, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा लिख लिया मैंने। एंगल आप चाहो तो थीटा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, या आपके क्वेश्चन में गिवन होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। स्पेशल बात ये है, आपकी बुक में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं सबकी टेबल्ड वैल्यू आपको आती है, यानी जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें एंगल कौन से हैं? 30 डिग्री, 45 या 60 डिग्री। तो इन तीनों की वैल्यू आपको जरूर आनी चाहिए। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, कैसे बनेगा? मान लीजिए ये आपका एक टावर है और ये टावर का टॉप और ये क्या है? बॉटम, और ये एक पॉइंट है यहाँ ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल पे पर्सन ही है, मैंने कहा एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट या कोई चीज रखी है या कोई कार खड़ी है यहाँ पे, और पर्सन जो है वो टावर के टॉप पे है, यहाँ पे खड़ा होके ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहा है इस पॉइंट को। तो एंगल अब ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। दूसरा पॉइंट, जब भी एंगल हम बनाते हैं हमें एक लाइन चाहिए होती है, और भी छोटी क्लासेस में जब भी मैम आपको लाइन एंगल बनाना सिखाती थी तो आपको एक आ जाता था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते थे, उसके बाद एंगल बनाते थे, चाहे आप लेफ्ट में बनाते चाहे आप राइट में, या कभी बिना लाइन के भी एंगल बनाया है? नहीं बनाया। एंगल बनाने के लिए बेस लाइन चाहिए हमें। अब एंगल मेरा कहां से बन रहा है? ऊपर से बन रहा है, तो मेरे पास बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए। अब नीचे वाली लाइन तो बड़े अच्छे से विजिबल हो जाती है, ऊपर वाली लाइन हमें विजिबल तो नहीं होती, इसीलिए हम उसको डॉटेड बनाते हैं। आप चाहो तो अपने एग्जाम में उसको इस तरह भी बना सकते हो। यहां से अब ये मेरे पास एंगल वाली लाइन हो गई। अब यहां से जब हम देखेंगे, कहां पे? ये जो पर्सन है वो इस टॉप से कहां देख रहा है? नीचे पॉइंट को देख रहा है, तो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बन रहा है? एंगल लाइन के साथ। लाइन आपकी कहां पे है? यहां है, तो एंगल अब आपका यहां बनेगा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और एंगल उस लाइन के साथ बनाओगे, ना कि एंगल आप यहां बनाओ। जो कॉमन मिस्टेक है वो यही होती है बेटा कि एंगल हम यहां बना देते हैं, एंगल यहां नहीं बनेगा। कहां पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो ये जो लाइन है ये इसी लाइन के पैरेलल होगी, पैरेलल होगी ना, तो जो एंगल आप यहां बना रहे हैं वही सेम एंगल ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। तो एंगल तो वहीं आ गया, यानी जब आपको क्वेश्चन करना है तो मैंने इस पॉइंट की अगर नेमिंग कर दी ए बी सी, और इसकी भी नेमिंग कर लीजिए ए बी सी, तो क्वेश्चन तो आपका सेम ही है, लेकिन जो प्लॉट करने का तरीका है वो बदल गया दोनों ही क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपकी फिगर इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो फिगर आपकी इस तरह की होनी चाहिए। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जिसमें से 1 मार्क आपकी फिगर का है। अगर आपने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया यहाँ पे और ऐसे ही एंगल थीटा लिख के आपने अपना आंसर निकाल दिया, बिल्कुल ठीक आंसर आया, ऐसे बनाने से भी, क्योंकि ये अब इसी टाइप का हो गया, लेकिन एग्जामिनर को तो समझ आ रही है कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। अगर आपने एलिवेशन से कर दिया और क्वेश्चन में लिखा होता डिप्रेशन, तो आपका 1 मार्क वहीं पे डिडक्ट हो जाएगा, जबकि सारा क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं आगे, क्योंकि एंगल तो यही शिफ्ट हो गया ना, ट्रायंगल तो आप वही लोगे, सारा प्रोसीजर ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, तब भी आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स फिगर का है। कई बच्चे और ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, क्वेश्चन सारा कर देते हैं, फिगर नहीं बनाते, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर फिगर बनाई ही नहीं तो आप ये सोचिए आपका क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं है। विदाउट फिगर आप जज ही नहीं कर पाओगे कहाँ पे टावर है, कहाँ पे पर्सन खड़ा है, ऊपर है नीचे है, बिना फिगर के कैसे बनाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अंडरस्टूड है, पहले फिगर होनी चाहिए और फिर आपका क्वेश्चन होगा। अगर फिगर गलत होगी तो भी क्वेश्चन सारा गलत है। तो इस चैप्टर में ज्यादा फोकस हमारा फिगर के ऊपर है। स्टेटमेंट पढ़ें, फिगर बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें।
कि ये मैंने टावर लिया है, यहाँ मेरा पर्सन है, यहाँ पे पॉइंट है, ये एंगल बना रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन का भी 1 मार्क है। तो फिगर प्लस एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स तो आपको वहीं से मिलेंगे। तो ये मत सोचना आंसर मेरा ठीक था, सारा ठीक कर रखा तो मुझे 5 मार्क्स ही मिल जाएंगे। आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी है। 1 मार्क इज फॉर फिगर, 1 मार्क इज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर। और फिर हर जो बड़ा क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, उसमें बेटा 2 एंगल्स जरूर दिए हुए होंगे, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने का 1 नंबर, तो दो ट्रायंगल्स लगेंगी, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगी, 2 मार्क्स वहां से मिलेंगे और 1 मार्क उनकी कैलकुलेशन का है। तो इस तरह से 5 मार्क का प्रॉपर क्वेश्चन है, जितना आप करोगे मार्क्स आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? एक बार अपनी एक्सरसाइज निकाल लीजिए। बेटर तो ये है कि आप बताओ मुझे, सारे क्वेश्चंस कराने की बजाय मैं वो करा दूं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट वाले लास्ट वाले की बात करें तो फ्रॉम द वेरी लास्ट 16th 15th वो कार वाला होगा। ठीक है, पहले अच्छा एक काम करिए बेटा, 16th को तो कट कर दीजिए आप। वैसे तो मैंने 2 बार करा दिया है वो ऑनलाइन क्लास में, लेकिन 16th आप कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है उसमें, लिखा है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज तो कट हो गई, 8.3 कट हो गई ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिजल्ट आपको आप अंडरस्टूड हो गया। आपने नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, एक और कम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए स्टेटमेंट रीड करिए बेटा, 15 की स्टेटमेंट क्या है? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes the car. मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, और ये जो एक स्ट्रेट हाईवे भी दिया हुआ आपको, ये स्ट्रेट हाईवे है, और ये जो हाईवे है ये कहाँ जा रहा है? लीड कर रहा है किसको? टू द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है बेटा अगर ए बी, तो बी इसका फुट हो गया और ये क्या हो गया इसका? टॉप। आगे चले अब। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of tower with a uniform speed. अब मैन जो है वो टावर के टॉप पे है, यानी ए पोजीशन पे मैन है, वो क्या कर रहा है? उस टावर के टॉप से एक कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ध्यान से पढ़िए दोबारा स्टेटमेंट क्या है? एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरी कार की पोजीशन है सी। अब मैन ऊपर से देख रहा है, सी पोजीशन पे कार है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और फिर ये एंगल कितने डिग्री का बनाया? 30 डिग्री का। समझ आया आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन? चले आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। 6 seconds later, 6 seconds के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो कार है आपकी वो इसके फुट को अप्रोच कर रही है, मतलब कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है आगे, और कुछ टाइम के बाद 6 सेकेंड्स के बाद जो पोजीशन है कार की वो यहाँ आ गई, डी पॉइंट पे कार आ गई, और 6 सेकेंड्स के बाद उस पर्सन ने फिर इस कार को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से बना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनना है, इतना ही बनना चाहिए। तो अब ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। जैसा कि आपको पता है ऊपर वाला एंगल नीचे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये पहले वाला एंगल पहले वाली लाइन के साथ जो बना वो 30, बाद वाली लाइन के साथ जो बना वो 60 डिग्री। इस तरह की फिगर आपको बनानी है, ठीक है। चले अब आगे देखिए, अब क्या कहा गया? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यानी डी पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार फिगर। ये कहा गया एक टावर है, और टावर कहाँ है? स्ट्रेट हाईवे जो है वो सीधा टावर तक आता है। एक पर्सन है वो टावर के टॉप पे खड़ा है बेटा, की पॉइंट। पर्सन क्या है? टावर के टॉप पे है, और यहाँ से वो एक कार को देख रहा है। वो कार कैसी है? इट इज अप्रोचिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टू द फुट ऑफ द टावर।
जब उसने पहले देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना लिया. It is approaching to the foot of the tower. So after 6 seconds, the position of car changes from C to D, and the angle of depression also changes from 30 to 60 degree. इस तरह से हमने फिगर बना ली. आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि इस D पॉइंट से B पॉइंट तक या फुट ऑफ टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा कार को. क्वेश्चन हो गया क्लियर? जो कंफ्यूजन है वो सारी टाइम की है, ऐसा ही है. तो 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में टाइम भी कहीं पे दिया हुआ है. आप सोचिए कि आपको देख ही नहीं रहा. सिंपल क्वेश्चन है. ये आपका टावर, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस. 3 चीजें हो गई हमारे पास. मैंने इसको h एज्यूम कर लिया, हाइट ऑफ टावर को. इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया. टाइम की मैंने अभी कोई रिक्वायरमेंट शो नहीं की. क्या किया मैंने? 2 राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास आ गई. कौन कौन सी? ए बी डी और ए बी सी. ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी है. और क्या करना है? 3 चीजें हैं. h को एलिमिनेट कर देना. h को बिल्कुल हटा दूंगी. जो इक्वेशन आनी चाहिए वो x और y में आनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो यहीं पे यूज हो रहा है, हाइट के लिए थोड़ी टाइम यूज हो रहा है. तो h आप हटा देंगे, x और y में 2 इक्वेशंस बना. ठीक है. क्या ले? पहले ट्राइंगल ले ली मैंने ए बी डी. तो इन ट्राइंगल ए बी डी और साथ ही मैंने ये भी लिख ली इन ट्राइंगल ए बी सी. दोनों ही ट्राइंगल्स ले ली. ए डी बाई बी डी क्या बनेगा? ए बी बाई बी डी. हाँ जी, 10 60. और साथ ही ये भी लिख लेते हैं ए बी बाई बी सी. ये क्या बना? 10 30. आप भी चाहो अपनी शीट पे इसी तरह से साथ साथ भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह करने में थोड़ा कनेक्ट जल्दी हो जाता है, पता चल जाता है कौन सी इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी. आगे देखिए, ए बी बाई बी डी. ए बी है आपका h, बी डी है x और 10 60 √3. यहाँ से h आ जाएगा आपके पास √3x. जब भी वैल्यू निकालो इस तरह से उसको ब्लॉक में डालो और उस पे पॉइंट भी जरूर डालो. अगर आप इस तरह करेंगे तो एग्जामिनर इधर उधर नहीं देखेगा, फटाफट आपको टिक करके मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये चीज हाईलाइट होगी. आपने इस ट्राइंगल को इसके लिए यूज किया. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. ए बी एच है, बी सी कैसे आया था आपका? बी सी एक्स प्लस वाई. तो मैंने लिखा यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया √3x इज इक्वल टू x प्लस वाई. आपको अभी बताया था h नहीं चाहिए मुझे. h की वैल्यू है √3x. यहाँ पे पुट कर देते हैं यूजिंग 1. तो इसके साथ आप √3x लिखेंगे तो √3 इंटू √3 3x बन जाएगा. तो मैं यहाँ 3x लिख दूं, x प्लस वाई यूजिंग नंबर 1. h की जगह √3x लिख दिया. अब इस x की शिफ्टिंग कर लीजिए आप. ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. बिल्कुल ठीक है. अब शुरू होगा हमारा काम जो टाइम दिया हुआ है. देखिए, y डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड. यानी कि इस y डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड. तो 2x y किसके इक्वल है? 2x के. यानी 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 6 सेकेंड लग गए. तो 6 के x अकेले के लिए कितने सेकेंड लगेंगे? 3. सिंपल बात है भाई. हमने लिखना है टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस y 6 सेकेंड. अब y डिस्टेंस है कितना? हाँ जी, कितना है? 2x. इसका मतलब 2x ट्रेवल करने के लिए कितने सेकेंड्स लगे? 6 सेकेंड. तो टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस x 6/2 यानी कि 3 सेकेंड. होगी बात क्लियर? तो जो कंफ्यूजन थी कि यूनिफॉर्म स्पीड है 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, उसका काम सिर्फ आप लास्ट में करिए ताकि आपको कंफ्यूजन होगी. क्वेश्चन में प्रॉब्लम सिर्फ इसी की है. ये जो 6 सेकंड आ गया इसका क्या करें, इसको कैसे यूज करें. काफी सारी बुक्स में या कई बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किससे पढ़ रहे हैं? आप स्पीड एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, स्पीड एज्यूम कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर या y किलोमीटर पर आवर. वो स्पीड का फिर फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम, फिर स्पीड निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं. उससे वो क्वेश्चन लंबा हो जाता है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के.
और फिर सिर्फ आपको एक ही लाइन ये लिखनी है कि y डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए भी 6 सेकंड लग रहे हैं और x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 3 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, पक्का? चलिए अब एक क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, इसको तो